हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है बेंजामिन नेतन्याहू's बम्पी रोड अहेड। ये जो आज का एडिटोरियल है ये GS2 के IR अगेन IR, जो कि आप लोग शायद थोड़ा बोरिंग भी समझ रहे होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। GS2 के ये IR में है इंटरनेशनल रिलेशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू की बात की गई है। बेंजामिन नेतन्याहू है कौन? बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये है इजराइल के अभी बने हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसके पहले वहाँ के वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी नेतन्याहू जो है वो लीड करेंगे कंट्री को, फार राइट और रिलीजियस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को। जो भी नेतन्याहू के साथ लोग हैं वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं और अल्ट्रा रिलीजियस हैं। शायद यही एक रीजन रहा है कि जहाँ ऐसा लग रहा था कि नेतन्याहू के फेवर में जाएगा इलेक्शन, लेकिन अलायंस बनाते बनाते नेतन्याहू को टाइम लग गया। मे बी ये रीजन था कि उसमें जो एक्सट्रीम राइट के जो लीडर्स थे उनका जो इन्वॉल्वमेंट था और जो उनकी डिमांड थी, इस वजह से उनको अलायंस बनाने में टाइम लगा। आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये अभी नवंबर 2022 में ही एंड हुआ है और 4 साल से कम टाइम में ही अभी इसराइल में 5 टाइम जनरल इलेक्शन हो चुका है। ये काफी ज्यादा है। अब मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ इस बात को कि अल्ट्रा रिलीजियस जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट अलाइज है नेतन्याहू की गवर्नमेंट में, उनकी क्या डिमांड थी? उन्होंने ये कहा था कि वहाँ के जो सेक्युलर लिबरल एजुकेशन है जो इजराइल का, उसको उसमें चेंजेस लाए और वहाँ के जो बजट है वो रिलीजियस स्कूल के लिए ज़्यादा फाइनेंसेस वो इंक्रीज करें, रिलीजियस स्कूल को और फंड दें और एग्जेम्प्ट करें यशीवा स्टूडेंट को। वहाँ के जो यशीवा स्टूडेंट्स हैं को मिलिट्री सर्विस ना देना पड़े, वो एग्जेम्प्ट हो जाए, उनको उस चीज़ के लिए छोड़ दिया जाए। के बाद वहाँ पे कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप है, ऑर्थोडॉक्स नहीं, लेकिन उनकी जो डिमांड थी वो सेटलमेंट उसकी है। सेटलमेंट कहाँ पे रहने के लिए? वेस्ट बैंक, जो काफ़ी फेमस रहा है वेस्ट बैंक का। गाजा और पैलेस्टाइन का जब अटैक चल रहा था उस टाइम पे भी वेस्ट बैंक एरिया काफ़ी फेमस था, न्यूज़ में रहा ही है। तो वो वहाँ पे जो रहने की डिमांड कर रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चाह रहे थे कि जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का इजराइल के, वो बाईपास कर दे वहाँ की जो रिलीजियस लॉज हैं, ठीक है, उसको सरपास कर दे, उसको उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू रिलीजियस लॉ उसके ऊपर वर्क करे, ठीक है। उसके बाद नेतन्याहू इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो हैलाकिक स्टेट नहीं बनेगी। हैलाकिक स्टेट में मीन्स क्या होता है कि वहाँ पर वो जो इजराइल के जो मतलब स्टेट ज्यूज जो बिलीफ है, जो उनके मानना है, वो जो उनकी आइडियोलॉजी, उस हिसाब से कंट्री नहीं चलेगा, कंट्री लॉ पर ही चलेगा। ये है इसका मतलब। अब देखते हैं एन अनस्टेडी शिप। इसमें क्या है? वहाँ की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ही रही है जब ये 4 साल से कम टाइम में 5 टाइम जनरल इलेक्शन हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पर इजराइल में कल्चरल और पॉलिटिकल डिवीजन भी हुए हैं और इजराइल की सोसाइटी जो है वो काफ़ी परेशान है। और वहाँ के जो स्टार्टअप हैं, इनोवेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, क्यों परेशान है? क्योंकि इजराइल हमेशा से प्राइड रहा है, उसको एक घमंड रहा है कि अपने इनोवेशन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, और वहाँ की जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर। इस वजह से इजराइल को एक स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इजराइल, वहाँ का जो न्यूज़पेपर है, टैक्स सेक्टर जो है वहाँ पर 25%, वहाँ की इकोनॉमी में 25% उनका इकोनॉमी की इनकम टैक्स रेवेन्यू में इतना कंट्रीब्यूशन है, 25%। और वहाँ के जो 10% लोग हैं वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में। इससे जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं इसका यूज़ करके इजराइल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखता है कंट्रीज से। अभी दिसंबर लास्ट ईयर 400 से ज़्यादा इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने नेतन्याहू को वार्न किया एक लेटर लिखकर कि जो उनके कोलिशन में, मतलब जिनके साथ वो मिल के गठबंधन करके जो अपनी गवर्नमेंट बना रहे, उनकी जो चाहत है, जो उनकी पॉलिसीज है, वो हार्म करेगी किस सेक्टर को? हाईटेक सेक्टर को। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो वहाँ से चले जाएंगे इजराइल से, तो वो कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद है कैन मिस्टर नेतन्याहू स्टडी द शिप सो दैट द लिबरल एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी प्रॉस्पर्स। क्या जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है वो इस तरह से चलेगी कि जो वहाँ की लिबरल और फ्री मार्केट इकोनॉमी है? फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपको बता दूं, फ्री मार्केट इकोनॉमी में वो होती है जो डिमांड और सप्लाई,
उस पर वर्क करती है। सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व है, उस पर वर्क करती है। यहाँ पे जो भी चीज़ें डिटरमाइन होंगी वो डिमांड और सप्लाई, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की डिमांड और सप्लाई पर होंगी, ना कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गई। फिर उसके बाद है जो अभी इसके पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वो लिबरल थे, और उन्होंने ऐसी सलाह दी थी जो अभी स्मॉट्रिच है उनको, कि ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ये फ्री मार्केट पॉलिसी है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन पहले तो जो अभी के प्राइम मिनिस्टर स्मॉट्रिच, फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी जो हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, इकॉनमी भी ऐसे ही डिक्टेट करेगी इसराइल की, जो तोरा के लॉ को फॉलो करेगी। तोरा क्या है, जो ज्यूज होते हैं उनकी रिलीजियस बुक है तोरा, तो उस रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग जो लॉज होंगे वहाँ की इकॉनमी उस हिसाब से चलेगी, वहाँ की इकॉनमिक पॉलिसीज़ वैसी बनेंगी। ऑफिस आने के बाद इन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में ऐसा कहा कि नहीं, हम अपना जो लिबरल अप्रोच है, जो इसके पहले वाले प्राइम मिनिस्टर लिबरमैन्स ने जो अप्रोच कही थी कि फ्री मार्केट पॉलिसी, हम उसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद है वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट हैपन एज मिस्टर नेतन्याहू अपीयर्स टू बी द वीकर प्लेयर इन दिस अलायंस। इस जो अभी की जो गवर्नमेंट है उसमें नेतन्याहू की जो पार्टी है वो वीक है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू के पास सिर्फ 32 सीट्स हैं पूरी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए। जो इन्होंने जीती है वो सिर्फ 32 सीट्स है, तो काफ़ी वीक है। जिसमें इन्वॉल्वमेंट, अभी की गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट जो है फार राइट का, मतलब एक्सट्रीम पीपल का ज़्यादा है, एक्सट्रीम लीडर का, जो वो अल्ट्रा रिलीजियस पार्टीज हैं। और जो भी डिसीजंस अगर गवर्नमेंट लेगी तो अल्ट्रा रिलीजियस लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट उनको ज़रूरी होगा, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट से नहीं। क्योंकि जो नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट ने जीती है सीट्स वो काफ़ी कम है, तो उनको इन्वॉल्व करा के ही कोई फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये है चैलेंज। और अदर मोर सेंट्रिस्ट, नेशनलिस्ट एंड इकोनॉमिकली लिबरल लीडर, वहाँ के जो लिबरल लीडर हैं या जो सेंटर अप्रोच रखते हैं, ना वो एक्सट्रीम राइट है ना लेफ्ट है या नेशनलिस्ट है, तो वो मना कर दिए नेतन्याहू की गवर्नमेंट को में अलाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है। पहले भी पास्ट में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मतलब उनका ट्रस्ट को तोड़ा है। नेतन्याहू फाइनेंस मिनिस्टर पहले रहे हैं और अभी वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उनका आज का जो इज़राइल है उसको ब्रांडिंग करने में, इज़राइल की अ नेशन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल रहा है नेतन्याहू का। इनको लिबरेटर भी कहा जाता है। क्यों? नेतन्याहू को इज़राइल इकॉनमी का लिबरेटर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वहाँ की मार्केट इकॉनमी को काफ़ी फ्री किया है। ठीक है, पहले जब ये रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो वहाँ की इकॉनमी को फ्री मार्केट इकॉनमी इन्होंने बनाया है। और OECD की मेंबरशिप भी वहाँ पर को मिली है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म है। उन्होंने 2010 में ज्वाइन कराया। और ग्लोबल जो मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था पूरे वर्ल्ड में 2008 में, लेमैन ब्रदर ने जब वो किया था, बैंकरप्ट अपने आप को शो करा था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, यूएस से बिगन हुआ था। तो उस टाइम पे भी काफ़ी प्रोटेक्ट किया था नेतन्याहू ने अपनी कंट्री को, इज़राइल को। और उनकी जो लेगेसी रही है हाईटेक इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी प्रॉमिसिंग अच्छी रही है। और वो उनकी जो अपील है और जो पहला पास्ट रहा है, और अभी जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जो भी वो पॉलिसीज़ लेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वो इज़राइल की इकॉनमी के लिए ख़तरा नहीं होगा, एंडेंजर नहीं करेगा। फिर आगे लास्ट है कंक्लूजन जो है इसका, उसमें है फेथ एंड आइडियोलॉजी। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब फेथ किसी का बिलीफ क्या है और वो क्या आइडियोलॉजी रखता है। उसमें कह रहे हैं कि अगर प्रॉस्पेरिटी हो या अगर कंट्री का डेवलपमेंट हो तो लोगों के जो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस होंगे वो उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अगर इंडिया का पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है या इज़राइल का, काफ़ी हद तक इंडिया का भी और इज़राइल का भी, तो इसमें ये चीज़ अलग तरह से देखी जा सकती है। क्यों? वो देखते हैं हम आगे। उसमें ये है, जो फेथ में बिलीव रखते हैं, जो धर्म या ऊपर अल्लाह पे या भगवान पे बिलीव रखते हैं, उनका वो इमोशनल बीइंग होते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होती है, उनकी जिसके स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस होंगे, वो इमोशनल बीइंग होंगे। उनके लिए आइडेंटिटी, अपना एक वजूद और या उनका जो फेथ होता है, जो उनका बिलीफ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ऐसी चीज़ें हमने बहुत सी देखी है इंडिया में, जैसे बिल्डिंग टेम्पल्स बनाना, जैसे कि बहुत सारे अभी टेम्पल्स बन रहे हैं और फेमस राम लीला टेम्पल बनेगा ये फैज़ाबाद में। तो बाबरी मस्जिद के बाद वो जो टेम्पल बन रहा है, इस तरह से हिंदू जो हो रहे हैं वो यूनाइट कर रहे हैं उस चीज़ पर, वहाँ उस प्लेस पर, बाबरी मस्जिद की प्लेस पर जहाँ पे वो टूटी है उसकी जगह पर जो राम मंदिर बनेगा। तो ऐसी जो टेम्पल फॉर्मेशन हो रहे हैं उससे क्या है, यूनाइट कर रहे हैं वो हिंदूज़ को, और इस तरह से वोटर्स जो हो रहे हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो वोटर जो होंगे मोबिलाइज हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो रिलीजन कहीं ना कहीं इंसान को बांध देता है, कनेक्ट कर देता है। और इमोटिव इशू जैसे नेशनलिज्म जो है वो आ जाता है, या रिलीजन है, या नेशनलिज्म जो नेशन के लिए हमारा प्यार है, या रिलीजन या आइडियोलॉजी, वो ज़्यादातर एक हॉट बटन की तरह, वो ज़्यादा एक रियल लाइफ इश्यूज़ हैं जिससे हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कंपेयर टू, अगर हम कंपैरिजन करते हैं लो इनकम अगर हमारी हो, लो इनकम की हम बात करते हो, या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, मतलब बेरोज़गारी की, या जो प्राइस राइज हो रहा है तेज़ी से, जो पैसे चीज़ों के बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, वो ये सारी चीज़ें जो अनएम्प्लॉयमेंट इनकम है या महंगाई है, ये चीज़ें हमको कम अट्रैक्ट करती हैं कंपेयर टू नेशनलिज्म, रिलीजन, आइडियोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम नेशनलिज्म, रिलीजियस कुछ बात होगी, आइडियोलॉजी होगी, वहाँ पे हमारा फेथ है, वहाँ हमारा कनेक्शन है, वहाँ हमारा इमोशंस है। इस वजह से हम इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कंपेयर टू जो अनएम्प्लॉयमेंट है या इनकम है या प्राइस राइज है। वही चीज़ देखने को मिलती है जो अभी स्टार्टअप नेशन इजराइल है, वैसे ही वो भी अटेंशन इतना नहीं सीख करेगा लोगों को। जो अभी नित्यान्यू की जो फ्री मार्केट पॉलिसी है वो भी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वही अगेन फ्री मार्केट इकॉनमी है, तो ये इकॉनमी की बात हो रही है, महंगाई और एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। और इस वजह से भी, क्योंकि इसके पहले जो कोलिशन गवर्नमेंट इजराइल की रही है उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है, तो कुछ बहुत अलग नहीं होगा। तो बस इस चैलेंज के साथ अब देखते हैं कि नित्यान्यू अपनी गवर्नमेंट को किस साइड लेके जाते हैं और कैसे डील करते हैं वहाँ की इकॉनमी को, वहाँ के पीपल को। तो ये है आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।